हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आरडीएम प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। इसी तरह आरडीएम के साथ आप सब जुड़े रहें और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आरडीएम प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में जिस तरह से आरडीएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने आप सबको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपके सामने लाया था, और मुझे उम्मीद है कि वो ट्रिगोनोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन आप सब ने मेरा वीडियो को वॉच किया होगा, बहुत पसंद आया होगा आप सबको। और आज फिर से हम एक्सरसाइज 8.1 के लिए एक नया इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, जिस इंट्रोडक्शन को आप देखने के बाद मुझे पूरी विश्वास है कि एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी मैथ है आप घर बैठे अपने आप बिना किसी टीचर की मदद से आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ के आप आसानी से पढ़ सकते हो। और आइए उसी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो हमने दिया था उसी के हेल्प से, उसी के अकॉर्डिंग आज मैं अपने जो इंट्रोडक्शन है इस इंट्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री के जो रेशियो हैं वो 6 रेशियोज हैं। कितने रेशियो हैं? 6 रेशियोज हैं। और वो 6 रेशियोज जो है ग्रीक लैंग्वेज के 6 वर्ड्स साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कॉस्केंट से निकला हुआ है। मैं उसी को फिर से बार बार आपको बारीकी से समझाना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 6 वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे आपके एग्जाम में एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खास करके आपकी बोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद जानते हैं, इसको हमको बताना नहीं होगा। इसीलिए आप जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने की जो बेसिक पॉइंट है उनको किसी भी स्थिति में ना छोड़ें। और ये मेरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक वॉच करें। अंतिम तक देखने के बाद मुझे पूरी विश्वास है ये वीडियो देखने के बाद अगला मैथ एग्जाम्पल का और फिर आपका एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी मैथ है आप खुद अपने घर बैठे बना सकते हैं। तो आइए हम अपनी काम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जो ट्रिगोनोमेट्री में जो 6 रेशियो हैं जिनका हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उनके बारे में बताते हैं कि ये जो 6 रेशियो है ये आया कहां से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म, SHORT, शॉर्ट FORM, शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म जो ट्रिगोनोमेट्री के जो 6 रेशियोज हैं इसको हम लोग कहां से यूज करते हैं? तो ग्रीक लैंग्वेज के 6 वर्ड्स क्या क्या है और जहां से वो निकला है उनके बारे में मैं विस्तार से आपको समझाता हूं। सबसे पहले 1 नंबर जो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं वो है साइन, SINE, साइन। साइन। सेकेंड है आपका कोसाइन, कोसाइन है। और तीसरा इसी प्रकार से टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। फिर से बोलो, टेंजेंट है। और अगला है बेटा इसी प्रकार से कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और उसके बाद 5वां है आपका सेकेंड, सेकेंड। और 6ठा है आपका कॉस्केंट। ये जो 6 रेशियो, ये जो 6 हमने वर्ड लिखा, ये 6 वर्ड आपका ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। सबसे पहले दुनिया में सबसे जो पुरानी लैंग्वेज है वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज माना जाता है। और साइन जो है ग्रीक लैंग्वेज के साइन से निकला है, साइन, जो आज हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिक्स में। साइन, SIN, साइन। ये जो है साइन, साइन से निकला है। कोसाइन का संक्षिप्त फॉर्म, कोसाइन से कॉस निकला है, यानी कॉस जो है कोसाइन से निकला है। उसी प्रकार से टेन आपका खुद से बोलना पड़ेगा, आपको पता हो गया किससे निकला? टेन, टेंजेंट से। आया ना मजा? टेन निकला टेंजेंट से। और उसी प्रकार से कॉटेंजेंट से क्या? कॉट निकला। कॉटेंजेंट से कॉट। और सेकेंड से सेक, सेकेंड से सेक। और कॉस्केंट से कॉसेक। इस प्रकार से 6 रेशियो जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ध्यान दीजिए, कॉसेक किसका संक्षिप्त फॉर्म है? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कॉस्केंट का या सेकेंड का या कोटेंजेंट का, तो आप बताएंगे कॉस्केंट का। उसी प्रकार से सेक, सेकेंड का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। कॉट, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। टेन, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। और कॉस, कोसाइन का संक्षिप्त फॉर्म है। और साइन, साइन का संक्षिप्त फॉर्म है। तो हम बात कर रहे थे इस प्रकार से संक्षिप्त फॉर्म का। ये 6 वर्ड्स, इसको आप आसान नहीं समझना है, इसको आप बिल्कुल यूट्यूब में बार बार इसको देखें और अच्छी तरह से इसको आप रट लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कराने में बार बार आपको हेल्प करेगा। और आगे हम लोग चलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म के बाद ट्रिगोनोमेट्री
के चैप्टर में जो हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो का जो इस्तेमाल करते हैं, उसका जो यूज़ करेंगे, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि एक समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा होती है, तीनों साइड 3 साइड्स होते हैं और 3 साइड्स के अलग अलग नाम होते हैं। अगर हम मान लिए कि ये वाला एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा सबको इस त्रिभुज की ओर। ये त्रिभुज हमने बनाया त्रिभुज ABC, जिसका एंगल B समकोण है, जिसका एंगल B समकोण है। समझ में आ रही है आप सबको, जिसका एंगल B समकोण है। अब आपको समझना है कि एंगल B जो समकोण है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है, उस भुजा का नाम कर्ण होता है। कर्ण के अतिरिक्त जो 2 भुजा होंगे, उनमें से एक भुजा आधार और एक भुजा लंब होता है, जो पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे। लेकिन 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जिस एंगल की सापेक्ष बात करेंगे, उसी एंगल के अकॉर्डिंग आधार और लंब में बदलाव हो जाएगा, आधार और लंब में चेंजिंग हो जाएगी। जैसे आप ध्यान दीजिएगा मेरी ओर, अगर हम लोग एंगल C की बात करें तो एंगल C के लिए लंब हो जाएगा AB, यानी एंगल C का जस्ट सामने वाली भुजा, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल C इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी एंगल C का जस्ट सामने वाली भुजा AB इस एंगल C के लिए लंब कहलाएगा और BC एंगल C का आधार कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग एंगल A की बात करें तो एंगल A का जस्ट सामने वाली भुजा जो BC है, इस त्रिभुज का लंब कहलाएगा और एंगल A के लिए आधार AB कहलाएगा। तो फिर से एक बार ध्यान देंगे, इस त्रिभुज में एंगल C का जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी AB, वो एंगल C का लंब कहलाएगा, एंगल C के लिए इस त्रिभुज का लंब कहलाएगा और आधार इसका BC होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग एंगल A की बात करें तो एंगल A का जस्ट सामने वाली भुजा जो BC है, एंगल A के लिए इस त्रिभुज का लंब होगा और एंगल A के लिए आधार AB होगा। तो ये हम बात कर रहे थे एक त्रिभुज के कर्ण, आधार और लंब की बात। तो कर्ण और आधार को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। आते हैं अब उसी कर्ण आधार को जो हम लोग डिनोट करते हैं। आपको पता होगा कि कर्ण को H से डिनोट किया जाता है। कर्ण को किससे? H से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं और लंब को P से डिनोट करते हैं। लेकिन हम अभी आपको बताएं कि C के अकॉर्डिंग ये कभी C का अकॉर्डिंग ये लंब होगा और A के अकॉर्डिंग ये जो है आपका B हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली भुजा कभी आधार और कभी लंब कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से BC कभी आधार और कभी लंब कहलाएगा। ये आपको याद रखना। इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज के 3 भुजा को हम लोग 3 वर्ड से डिनोट करते हैं। पहला वर्ड हो गया P, B और H। आते हैं समझते हैं इसमें P, B, H क्या है। P इक्वल टू होता है लंब, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, आई मीन परपेंडिकुलर कहलाता है। और B इक्वल टू होता है बेस, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, है ना, ये बेस होता है। और H इक्वल टू हाइपोटेनस, H से हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि त्रिभुज में अगर हम लोग PBH इस्तेमाल करते हैं तो P इक्वल टू लंब कहलाता है, B इक्वल टू आधार और H इक्वल टू कर्ण होता है। अब ये PBH का संबंध पाइथागोरस प्रमेय से बहुत अच्छा एक फैक्ट होता है। इसका हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि P लंब को दर्शाता है, B आधार को दर्शाता है और H कर्ण को दर्शाता है। अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को पढ़ने से पहले एक ट्रिक हम आपको देते हैं और वो ट्रिक है हमारे पास P, B और P, B, P और उसके बटे में हम लोग लिखते हैं H, B। ध्यान दीजिए ये हम क्या लिखे, ये एक ट्रिक लिखे आपको और इसी ट्रिक के माध्यम से आप ट्रिगोनोमेट्री को आप याद कर सकते हैं। आइए इसका एक जादू बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के जो रेशियो हैं वो 6 रेशियोज हैं और 6 रेशियोज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर हम लोग एंगल C के सापेक्ष बात करें, अगर एंगल C के लिए अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे हम लोग तो एंगल C के लिए हो जाएगा आपका साइन C।
साइन सी। अब यहाँ पे साइन सी आपके एंगल को दर्शाता है। अब इस सी की जगह पे ये एंगल है, एंगल सी जो ये एंगल को दर्शाता है, सी की जगह पे यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एंगल सी यानी साइन सी हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? साइन, तो साइन के लिए हम लोग एंगल सी के सापेक्ष बात किए तो साइन सी हुआ। उसी प्रकार से हो जाएगा कॉस सी। क्या हो जाएगा? कॉस सी। उसी प्रकार से हो जाएगा आपका टेन सी। ध्यान देंगे, कॉस के बाद टेन, तो टेन सी हुआ। टेन सी के बाद हो जाएगा आपका कॉट सी। कॉट सी बोलेंगे, कॉट सी। ये कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट को आप पहले क्लियर कीजिए। कंसेप्ट जैसे ही आपका क्लियर होगा, अगला एक्सरसाइज का मैथ आपसे खुद से बन जाएगा। कॉट सी के बाद अब हम आगे लगाते हैं सेक सी, और सबसे लास्ट में हम लोग लगाते हैं कॉसेक सी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग साइन सी की बात करें तो हम यहाँ पे जो एक चार्ट बना के रखें, आपके लिए एक लिस्ट बनाए हैं। ये लिस्ट को ध्यान दीजिए, पी बी पी एच एच बी। अब आपको पता होगा पी बी क्या है, तो पी परपेंडिकुलर होता है, बी इक्वल टू बेस होता है, पी इक्वल टू परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस है और बी आपका बेस होता है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो साइंस की ये साइन सी की बात करें तो साइन सी का जो रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है, वो पहला वाला रेशियो जो यहाँ पे आपके लिए है वो पी बाय एच, यानी ये पहला वैल्यू जो है, पहला वाला जो रेशियो है वो साइन के लिए होता है। किसके लिए होता है? साइन के लिए। एंड सेकेंड रेशियो जो है वो आपका कॉस के लिए है, कॉस थीटा। और थर्ड रेशियो जो है वो आपका टेन के लिए है। यहां पे हम थीटा से डिनोट किए। थीटा का अर्थ यहां पे थीटा की जगह पे कोई भी कोण हो सकता है। अगर एंगल ए होगा तो साइन ए लिखेंगे, अगर एंगल बी की बात करेंगे तो साइन बी, जो भी एंगल होगा वहां पे वो पुट करेंगे। और यहां पे फिर आपको बता रहे हैं ये पी बी पी बाय एच एच बी, ये हो गई। और इसके बाद जो है साइन के लिए होता है, अब देखेंगे पी बाय एच, तो पी बाय एच के लिए यहां पे हम लोग लिखेंगे पी बाय एच। ये आपका साइन का अनुपात हुआ पी बाय एच। लेकिन साइन सी की बात करें तो साइन सी के लिए पी क्या होगा? साइन सी के लिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, अगर समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करें तो साइन सी के लिए पी क्या होगा? एबी। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज का पी क्या हो गया? एबी, और इसका एच हो गया एसी। तो ये मेरा पहला रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक का जो पहला रेशियो साइन के पदों में हमने निकाला तो सी के अकॉर्डिंग एबी बाय एसी हुआ। उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, कॉस सी में, तो कॉस का अनुपात हो जाएगा बी बाय एच, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बी बाय एच। अब देखेंगे सी के लिए, एंगल सी क्या, बी क्या होगा, आई मीन आधार क्या होगा इसका, तो बीसी हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे बीसी और कर्ण आपका एसी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग 10 की बात करें तो अगला जो अनुपात है वो P बाय बी, ये आपका 10 का अनुपात है। किसका अनुपात है? 10 का P बाय बी। P बाय बी, ध्यान दीजिए सब कोई, एकदम बिल्कुल बारीकी से समझें। और जब हम आपको समझा रहे हैं, आप सेंट्रेशन हो आपका बोर्ड की तरफ, आप बिल्कुल बोर्ड में देखें और बिल्कुल सही से है ना केंद्रित होकर वीडियो को वॉच करें। यहाँ पे 10C इक्वल टू होता है P बाय बी। तो C के अकॉर्डिंग P क्या होगा, आई मीन लंब क्या होगा, तो AB होगा। तो AB हो गया आपका लंब और इसका B आई मीन आधार, तो C का आधार क्या हो जाएगा? BC। C का आधार क्या होगा? BC। अब ये 3 रेशियो लिखने के बाद बाकी के जो 3 रेशियो है ये आपको मुफ्त में मिलता है। मतलब ये कि आपको 3 को याद करना, बाकी के 3 आप खुद से निकाल लोगे। अब आपको कैसे ही होगा तो ध्यान देंगे, 10 का जस्ट उल्टा होता कॉट, 10 का जस्ट उल्टा कॉट, और कॉस का जस्ट उल्टा सेक, और उसी प्रकार से साइन का जस्ट उल्टा, अब हम नहीं बोलेंगे, आपको खुद से पता हो गया होगा, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल। कॉसेक सी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट अगर 10 का उल्टा है तो 10 का रेशियो यदि P बाय बी है तो कॉट का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, B बाय P, अर्थात ये भी चेंजिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि BC, C के लिए BC आई मीन आधार क्या होगा C का, तो BC हो जाएगा। तो BC हो जाएगा ऊपर और लंब हो जाएगा AB हो जाएगा इसका नीचे। ठीक उसी प्रकार से सेक C, ये खुद cos C का उल्टा है। cos C का उल्टा, cos का अनुपात है B बाय H, तो सेक का अनुपात हो जाएगा H बाय B, H बाय बी। तो H का जो रेशियो आई मीन कर्ण, तो H हो गया कर्ण, कर्ण इस त्रिभुज का क्या है? AC है। तो यहाँ पे हम लोग AC लगाएंगे, और इसका जो B आई मीन आधार, C के लिए जो आधार होगा वो हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा? BC। ठीक उसी प्रकार से कॉसेक C, अब आप खुद लगा लोगे। कॉसेक का अनुपात होता है P बाय H का जस्ट उल्टा, चूंकि P बाय H किसका? साइन C का अनुपात है, तो साइन C का जस्ट उल्टा कॉसेक C में लगेगा। तो P बाय H है तो इसका हो जाएगा H बाय P, H बाय P। तो H बाय P, H क्या होगा फिर से बताओ? वही पुराना H AC, और P हो गया आपका
ए बी, पी क्या हो गया ए बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिकोणमितीय 6 रेशियोज को हम लोग लिख लिए और ये 6 रेशियो को हम लोग किस तरह से त्रिभुज की भुजाओं को पुट किए ये आपको हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब रही बात यहाँ पे पी बी पी और एच 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 बी, इसको आप कैसे याद करोगे? तो ध्यान दीजिए, मैं एक आपको बताता हूं, इनको अलग अलग शिक्षक इसको अलग अलग ढंग से बताते हैं। मैं आपको बताऊंगा, इनको कम से कम 1-2 ट्रिक आपको बताएंगे और उन दोनों तीनों ट्रिक में से जो भी आपको अच्छा लगेगा उसी ट्रिक से आप इसको याद कर लेंगे। क्या? पहला नंबर में पंडित बद्री प्रसाद, याद रखेंगे आप। देखिएगा ये ट्रिक कैसे काम करेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया 1 नंबर ट्रिक। अगर इसको इस भाषा में आप याद नहीं करते हैं तो दूसरी भाषा जो हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं और ये आपको बहुत मजा आएगा। देखेंगे क्या बोलेंगे हम कि पुजिया भइल पागल, पुजिया भइल पागल हाय हमरी बेटा से, पुजिया भइल पागल हाय हमरी बेटा से, ये आपको याद रखना होगा। और इसी को अब यहां पे पुजिया भइल पागल हाय हमरी बेटा से, ये वाली चार्ट आप बना लेंगे और बनाने के बाद त्रिकोणमिति का जो 6 रेशियो है, 6 को बिल्कुल आप आसानी से इसी प्रकार से आप रख देंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे साइन सी की बात कर रहे थे, इसी प्रकार से यदि हम लोग आगे चलें और आगे इसी प्रकार से यदि हम लोग थोड़ा सा आगे लिखते हैं, अगर ए की सापेक्ष बात करें और ए की सापेक्ष यदि हम लोग लिस्ट बनाते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ बना लेते हैं। अगर ए की सापेक्ष हम बात करें तो यहाँ पे साइन ए के लिए क्या हो जाएगा? तो साइन ए के लिए साइन ए की बात करें या साइन सी की बात करें या साइन थीटा की बात करें, उनका जो रेशियो होगा वो p/h होगा। तो साइन ए के लिए अब ए का हमने जस्ट अभी बताया कि ए की सम्मुख भुजा लंब कहलाएगा, तो इसका p लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा इसका BC, लंब क्या हो जाएगा? BC। सबसे पहले हम आपको p/h लिख के यहाँ पे डिनोट करते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो साइन ए के लिए p/h चाहे साइन ए रहे या साइन थीटा रहे या साइन सी रहे, तो p/h, तो ए के लिए p क्या होगा? एंगल ए का p हो जाएगा BC, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे BC/AC। इस प्रकार से मेरा साइन ए का निकला। उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉस ए लिखेंगे तो कॉस ए का रेशियो हो जाता है b/h, और अगर हम b की बात करें ए का, तो ए का b आप बताएंगे, ए का सामने वाला लंब होगा और ए के साथ सटा हुआ भुजा जो कर्ण के अतिरिक्त होगा वो आपका आधार कहलाएगा। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? AB, तो b हो जाएगा इसका AB और कर्ण हो जाएगा इसका AC। उसी प्रकार से अब लास्ट में लिखते हैं हम लोग 10, तो 10 का अनुपात बताएंगे। आप लोग बोलो बेटा 10 का अनुपात। यहाँ देखो 10 का जो अनुपात है वो p/b, तो 10 का अनुपात है आपका p/b। अब 10 जो है 10a के लिए p क्या होगा? तो a के लिए p हो गया BC, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BC/AB। इस प्रकार से आपका 10 का भी निकल गया। अब आप खुद बताओगे, अगर आपने 3 रेशियो आप निकाल लिए तो बाकी के 3 रेशियो आपको खुद पता है। 10 का उल्टा कॉट, तो यहाँ पे हम लोग कॉट लिखेंगे और कॉट का रेशियो आप खुद से घर से आप बनाओगे, ये प्रैक्टिस करोगे। अगर आपसे नहीं बनता तो आप खुद कमेंट करना, हम आपको बताएंगे b/p और इसका रेशियो आप खुद से लिख दोगे। उसी प्रकार से अगर कॉट के बाद अगर हम लोग सेक की बात करें तो सेक ए, इसका भी वैल्यू आप ज्ञात करें h/b, और लास्ट में हम लोग कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक के लिए हो जाएगा आपका h/p। तो इसी प्रकार से अब यहाँ हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर त्रिभुज का कोण बदल गया तो उनका जो त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है वो भी आपका बदल जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप ये बाकी के जो 3 रेशियो हैं इसको आप खुद से बनाएं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करें और फिर आप हमसे साझा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको बना के देंगे और मुझे पूरी विश्वास है इस वीडियो को सही से समझें, क्योंकि यही आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेस है। जब तक आपका ये बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका मैथ बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इस बेस को पहले कंप्लीट करें, फिर आगे आपका मैथ ऑटोमेटिक आपसे बनेगा। चलते हैं, इसके बाद हम आपको बात करते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 8.1 में आएगा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को जो आपको हल कराएगा उसके लिए हम थोड़ा सा वीडियो आपको यहां पे डालते हैं और उसके लिए हम लगाते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये एक बात फिर से हम लेके आते हैं त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज ABC में एक बार फिर से ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC में आपको पता होगा कि कर्ण एक ऐसी भुजा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण एक ऐसी भुजा होती है जो अन्य 2 भुजाओं से बड़ी होती है, अर्थात H जो है बड़ी होगी किससे?
P से, और H जो है बड़ी होगी किससे, B से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर H बड़ी है P से और H बड़ी है B से, तो जहां पे H/P होगा उसका वैल्यू 1 से अधिक होगा। अर्थात यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग P/H की बात करें तो P/H यहां पे अगर साइन की बात करें, साइन का चाहे कोई भी वैल्यू होगा, साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो P/H होता है। इसीलिए साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिए इसी रेशियो से हम आपको समझाते हैं, साइन का जो अनुपात है वो P/H है, और P आपका छोटा है, H आपका बड़ा है। I mean, अगर किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे तो उसका भागफल हमेशा 1 से कम होगा। मतलब ये कि अगर 3 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका जो भागफल होगा वो 0.7 और 2.5 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से ये कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि ऊपर में छोटा है और नीचे बड़ा है। आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि H जो है P से बड़ा है और H जो है B से भी बड़ा है। तो हर कंडीशन में जहां H नीचे है और ऊपर में P या B रहे तो वहां पे उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। अर्थात साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो सदैव 1 से कम होगा। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो सदैव 1 से कम होगा। और कॉस थीटा का देखेंगे B/H, तो H बड़ा होता है B से, इसलिए हम लोग यहां भी कह सकते हैं कि B अगर छोटी संख्या है, H अगर बड़ी संख्या, तो कॉस थीटा का भी जो वैल्यू होगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, 1 से छोटी होगी। यानी कॉस थीटा का जो मान होगा वो भी 1 से छोटी होगी। और टेन की बात करें तो टेन थीटा के लिए आप ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो B और P के बारे में कोई निश्चित संबंध नहीं है कि P बड़ी होगी B से और B बड़ी होगी P से, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब किसी किसी कंडीशन में P बड़ा होता है B से और B बड़ा होता है कभी P से, और कभी दोनों आपस में बराबर हो जाता है। यानी किसी त्रिभुज का लंब जितना होता है उसका आधार भी उतना ही होता है। इसीलिए टेन थीटा का जो मान होगा वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। ये तीनों कंडीशन सही है। यहां पे ध्यान दीजिए, एक सवाल आपसे पूछ सकता है टेन थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है, यह गलत हो जाएगा। अगर यह बोला जाए कि टेन थीटा का मान 1 से कम हो सकता है तब यह क्वेश्चन आपके लिए सही होगा। ध्यान देंगे। फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा तो जस्ट टेन थीटा का उल्टा है, तो कॉट का भी अनुपात कभी 1 से कम, कभी 1 से बड़ा अधिक और कभी 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग सेक की बात करें तो सेक थीटा का जस्ट जो टेन थीटा का उल्टा, ये कॉस थीटा का उल्टा है, तो कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। इसी प्रकार सेक का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से अधिक होगा। मतलब सेक थीटा का जो मान होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, सेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू सदैव 1 से कम होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉसेक का जो वैल्यू होगा, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो सदैव 1 से अधिक होगा। कॉसेक थीटा का मान सदैव 1 से अधिक होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक का जो एक रेशियो वैल्यू है, मान है, वो क्या होगा। आप फिर से इसको देख लेंगे। साइन थीटा का मान सदैव 1 से कम होगा, कॉस थीटा का मान सदैव 1 से कम होगा, टेन थीटा का मान 1 या 1 से कम या 1 से अधिक या 1 के बराबर होगा, कॉट थीटा का मान 1 से कम या 1 से अधिक या 1 के बराबर होगा, सेक थीटा का मान सदैव 1 से अधिक होगा और कॉसेक थीटा का मान सदैव 1 से अधिक होगा। अब ध्यान देंगे एक चीज़ और भी, साइन, ये मैथमेटिक्स में हम आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साइन का प्रयोग, ये साइन वर्ड का प्रयोग मैथमेटिक्स में सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। दूसरी बात ये कि साइन थीटा एक संकेत है। क्या है? साइन थीटा एक संकेत है। साइन थीटा एक संकेत है। अगर कोई स्टूडेंट इसको साइन इंटू थीटा लिखता है तो ये गलत हो जाएगा। साइन थीटा एक संकेत है, ना कि साइन और थीटा का गुणनफल है। ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा एक संकेत है। आगे ध्यान देंगे, अगर हम लोग में से कोई भी साइन थीटा के होल स्क्वायर पर ध्यान दें तो साइन थीटा का जो होल स्क्वायर होगा, साइन थीटा का यदि हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो इसको साइन थीटा का स्क्वायर यदि कोई स्टूडेंट लिखता है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही होगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यदि कोई कॉस थीटा का होल क्यूब करता है तो इसका हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा।
इस तरह से ये cos क्यूब थीटा हुआ। तो मैंने आपको ये ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियोज के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो वॉच करने के बाद आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के भुजा और कर्ण में किस प्रकार से ये आधार और लंब में किस प्रकार से चेंजिंग हो जाती है। और मैंने एक बात यहाँ पे और भी बताया, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक भाषा के 6 वर्ड से लिया गया है और त्रिभुज के भुजाओं को किस प्रकार से कभी कभी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू कोण, अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग जो है इनकी भुजाओं को अलग अलग आधार और कभी लंब और लंब कभी आधार बन जाता है। इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल से आपको समझाया है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझें क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, मैं वीडियो डालने वाला हूं एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 5 तक, वो आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित होगा। आप पहले इसको अच्छी तरह से समझें और फिर अगला जो एग्जाम्पल का वीडियो होगा वो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, देखने में बहुत मजा आएगा। और इसी प्रकार से जब आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो अगला एक्सरसाइज जो 8.1 का जो मैथ होगा वो सारा मैथ आपका बिल्कुल ईजी वे में आपको समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सबको वीडियो मेरा पसंद आए तो इस चीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अगल बगल में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में ये क्रांति फैला दो कि ये आरडीएम प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है सबसे इजी वे में और सबसे सरल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने के लिए सबसे सुपर तरीका, सबसे सुपर फास्ट तरीका, जिसके पास पढ़कर आप किसी भी मैथ को बिल्कुल चुटकी में उड़ा सकते हैं, मसल सकते हैं। आपके लिए कितनों भी कोई भी टफ चैप्टर क्यों ना हो, मैथमेटिक्स का एक एक करके सारा चैप्टर यूट्यूब में डालने वाला हूं मैं और एक एक करके सारा चैप्टर आपके यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। घर बैठे आप मोबाइल के स्क्रीन पर इसको देखकर अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। और आप मेरे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एग्जांपल 1 से लेकर एग्जांपल 5 तक 8वां चैप्टर का मैं डालने वाला हूं और फिर आप उस वीडियो को देखेंगे और आपको यकीनन 8वां चैप्टर का एग्जांपल 1 to 5 आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। धन्यवाद। ये वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।